इसराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद फिर से गहरा चुका है। कहा जा रहा है कि हमास में इसराइल के ऊपर कुल 5000 रॉकेटों से हमला किया गया है। इस घटना के बाद इसराइल ने ऑन रिकॉर्ड स्टेट ऑफ द वॉर अलर्ट की घोषणा कर दी है। इस हमले में इसराइल के कई नागरिकों की मौत हो चुकी है और कई घायल है। गौर करने वाली बात यह है कि हमास के इस आतंकी हमले के पीछे जियोपॉलिटिकल एंगल भी छिपा है। हाल ही में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाली डिफेंस पैक्ट को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें सऊदी अरब अमेरिका के साथ एक डील को लेकर योजना बना रहा है। इस डिफेंस पैक्ट में इस बात का जिक्र है कि अमेरिका सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी लेगा, वही बदले में सऊदी अरब फिलिस्तीन को लेकर जो मांग उससे पीछे हट जाएगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इस डील को लेकर काफी उत्सुक है और जल्दी वो इसे स्वीकार करने वाला है। डील के होने से कुछ दिनों पहले ही हमास ने इसराइल पर 5000 रॉकेटों से हमला किया। इस हमले ने इसराइल को गाजा पट्टी में युद्ध की ओर ढकेल दिया है। यही नहीं, ये युद्ध अमेरिका और सऊदी अरब के बीच होने वाले डिफेंस पैक्ट पर भी दबाव बनाएगा। वैश्विक राजनीति में इस हमले के कई मायने सामने निकल कर आ रहे हैं। इसराइल और फिलिस्तीन दो ऐसे देश है जिनका विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने और मतभेद को खत्म करने के लिए कई बार समझौते हुए, लेकिन निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। दो देशों के बीच विवाद दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ता जा रहा है, आज किस वीडियो में हम ये समझेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इस वीडियोस मिलती रहे। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच मतभेद की शुरुआत ओटोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ होती है। इस दौरान पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का व्यापक प्रभाव देखा जा रहा था। कई देश टुकड़ों टुकड़ों में बटे थे। राष्ट्रवाद की लहर इन्हें एक कर रही थी। इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक हो रहे थे। इसका प्रभाव यहूदियों के बीच भी देखने को मिला। राष्ट्रवाद की भावना यहूदी लोगों के बीच भी जगी। उन्हें अपने पवित्र स्थान पर दोबारा जाकर बसने की लालसा उठी। यहीं से जियोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत होती है। 19वीं शताब्दी में यहूदियों की ये पवित्र भूमि फिलिस्तीन के नाम से जानी जाती थी। पूरे यूरोप में यहूदी बिखरे हुए थे। उनके साथ यूरोप में काफी शोषण होता हुआ आया था। जियोनिस्ट आंदोलन के दौरान शुरुआत में छोटे स्तर पर यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन की ओर हुआ। इसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध का दौर। 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन आया। कई लोगों का मानना है कि बेलफोर डिक्लेरेशन ही वो प्रमुख वजह है जिसने इसराइल और फिलिस्तीन मतभेद को जन्म दिया। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ओटोमन साम्राज्य हारने की कगार पर था, उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर रॉबर्ट बेलफोर ने एक डिक्लेरेशन जारी किया। इस डिक्लेरेशन में यह बताया गया कि ब्रिटेन यहूदियों को उनकी पवित्र भूमि फिलिस्तीन देगा और वह उनका पुनर्वास करवाएगा। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने चुपके से फ्रांस और रूस के साथ साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत उसने पूरे मध्य पूर्व को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और तय किया कि किसके हिस्से में क्या जाएगा। इसमें उसने फिलिस्तीन को अपने हिस्से में रखा। सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दिया गया। वहीं तुर्की का कुछ हिस्सा रूस के पास गया। एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर यह कहा कि फिलिस्तीन यहूदियों को देंगे, वहीं दूसरी ओर उसने गुपचुप तरीके से साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट के तहत हिस्सा अपने पास रख लिया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ओटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी। फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासनादेश की शुरुआत होती है। बेलफोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन में हो रहा था। इस दौरान यहाँ पर यहूदियों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी। फिलिस्तीन में जो यहूदी पलायन करके जा रहे थे, उन्होंने यहाँ आकर जमीनें खरीदना शुरू कर दी। धीरे धीरे यहूदियों का फिलिस्तीनियों से जमीनें खरीदने की दर पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ा दी। यहूदियों का फिलिस्तीन में व्यापक विस्तार होने लगा था। फिलिस्तीन में अपना प्रभुत्व मजबूत करने के बाद उन्होंने अरब फिलिस्तीनियों को भगाना शुरू किया। इसके कारण 1936 में अरब फिलिस्तीनियों ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी सेना की मदद ली। बाद में अरब फिलिस्तीनियों को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी माइग्रेशन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। इसके चलते यहूदी लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए और छुप छुप कर उन पर गोरिल्ला हमला करने लगे। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। हिटलर के शासन के अंतर्गत पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। करीब 42 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फिलिस्तीन के अलावा कहीं और दूसरी जगह नहीं है जहाँ यहूदी सुरक्षित रह सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता है। वहीं दूसरी तरफ यहूदी और अरब लोगों के बीच का मतभेद काफी ज्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन इस मसले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसने यह मसला संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया। इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग और नतीजा निकला कि यहूदियों की संख्या जहाँ ज्यादा है उन्हें इसराइल दिया जाएगा, वहीं जिस जगह पर अरब बहुसंख्यक है उन्हें फिलिस्तीन दिया जाएगा। तीसरा था यरूशलेम। इसे लेकर काफी मतभेद थे। यहाँ आधी आबादी यहूदी थी और आधी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। यूएन के इस फैसले के फौरन बाद ही नवनिर्मित इसराइल के पड़ोसी देश इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने उस पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में इसराइल ने अपना बचाव करते हुए इन चारों देशों को हरा दिया। इस लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास फिलिस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया और वहीं गाजा पट्टी पर इजिप्ट का। वहीं थोड़ी बहुत जगह फिलिस्तीन की बची थी, उस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के कारण फिलिस्तीन का अस्तित्व न के बराबर रह गया। युद्ध में इसराइल ने फिलिस्तीन के 50% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध की वजह से लगभग 7 लाख अरब फिलिस्तीन को बतौर शरणार्थी अपना देश छोड़ना पड़ा। अरब इसराइल युद्ध के बाद इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने 1967 में दोबारा इसराइल पर
हमला करने की योजना बनाते हैं, उनके इस हमले से पहले इजराइल ने इन तीनों देशों पर हमला बोल दिया। हमले में तीनों देशों को काफी नुकसान पहुंचा। इस युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप एवं सिनाई पेनिनसुला और जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया। बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के कारण इजराइल को सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट को वापस करना पड़ा। उधर दूसरी तरफ इजराइल के पास पूरा फिलिस्तीन कब्जे में था। इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। इजराइल का फिलिस्तीन पर पूरा नियंत्रण हो चुका था। इसके बाद फिलिस्तीनी लोग वेस्ट बैंक में बढ़ रहे इजरायली सैन्यकरण दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं। इसी कड़ी में यासिर अराफत ने एक संगठन की शुरुआत की जिसका नाम फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था। इस संगठन ने कई छोटी मोटी बमबारी की, विदेशों में स्थापित इजरायली एम्बेसियों पर हमला किया। इजराइल के कई विमान हाईजैक किए गए। इस दौरान इस देश में हिंसा बढ़ने लगी थी। तत्पश्चात एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी दौर आता है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता होता है। इसमें यह निर्णय लिया गया कि फिलिस्तीन इजराइल को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में स्वीकार करेगा। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने पीएलओ को फिलिस्तीन लोगों का प्रतिनिधि माना। इस समझौते में यह भी निर्णय लिया गया कि फिलिस्तीन सरकार वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को लोकतांत्रिक ढंग से नियंत्रित करेगी। इस समझौते के लिए इजराइल के रोबिन और फिलिस्तीन के यासिर अराफत को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। गौरतलब यह है कि समझौता 5 साल के लिए किया गया था। इसके बाद दोबारा शांति समझौते के लिए साल 2000 में इजराइल और फिलिस्तीन एक मंच पर आए। दोनों देशों में कोई खास सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते शांति समझौता टूट गया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। दोनों ही देशों में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। यह स्थिति आज भी है। हाल ही में अमेरिका ने इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को सुलझाने के लिए पीस प्लान लेकर आया था। इसे फिलिस्तीन ने अस्वीकार कर दिया। वहीं अब दोबारा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हिंसक झड़पें हो रही है। आपको क्या लगता है ये जंग पूरी दुनिया पर कितना असर डाल पाएगी और डाल रही है? कमेंट करके बताएं।